हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 17 में। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज सीट, चार्ज्ड प्लेट और इन्फाइनाइटली लॉन्ग आपका वायर, स्ट्रेट वायर, इन सब और चीज़ों के कारण तथा और हम लोग फाइंड आउट करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द पैरेलल सीट्स। ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे इस लेक्चर में, तो लास्ट तक लेक्चर को देखते रहिए जिससे कि आप पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। और पिछले लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया था उससे रिलेटेड पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर हम लोग आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। माई नेम इज़ प्रवीण पांडे एंड यू आर वॉचिंग फियरलेस फिजिक्स एट पिनाकल टेक्नो स्कूल। आइए बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, कि अगर ये कोई स्फेरिकल सरफेस है, अंदर में हॉलो है, पूरा खाली है ये, ठीक, सारा चार्ज कहाँ पर है, इसके सरफेस पर है। या फिर ये कंडक्टर भी हो सकता है, सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड होगा और कंडक्टर होगा, तब भी सारा चार्ज सरफेस पर होगा, ये आप जानते हैं। और रेडियस इसकी है कैपिटल आर, चार्ज की वैल्यू है क्यू। तो बाहर का जो पॉइंट होता है, बाहरी पॉइंट जो कि आर डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है E इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर सरफेस पर बात किया जाए, इस सरफेस वाले पॉइंट पर, तो E की वैल्यू होती है के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, और अंदर की बात की जाए, अंदर के किसी पॉइंट पर, तो E की वैल्यू होती है E इक्वल्स टू 0। ये सब हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ था। क्लियर है? ये बस मैं आपको रिवाइंड करा रहा हूँ पिछले लेक्चर का थोड़ा सा। और अगर यही सॉलिड स्फीयर ऐसा है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है और चार्ज पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, पूरे वॉल्यूम में, ठीक है, जब पूरे वॉल्यूम में सपोज करो कि कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, ठीक, तो इसका जो आउटर पॉइंट होता है, ये जो आर डिस्टेंस पे होता है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, रेडियस कैपिटल आर है, तो पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही थी E इक्वल्स टू कितना आ रहा था, E एट आउटर पॉइंट के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें भी फॉर्मूला सेम आ रहा था जैसा कि यहाँ पे आ रहा है। यानी इस केस में ये किस तरीके से बिहेव करता है, आउटर पॉइंट के लिए ये इस पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करता है। अगर इसका सारा चार्ज उठा के कहाँ पे रख दिया जाए, सेंटर पे रख दिया जाए, तो सेंटर पे रखने के बाद ये पॉइंट चार्ज बन जाएगा। तो ये पॉइंट चार्ज के कारण उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। यानी आउटर पॉइंट के लिए स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज केप्ट एट द सेंटर। क्लियर हो रहा है? अच्छा, सरफेस पर निकालना है तब पर भी बात वही है, इसको उठा करके सेंटर पे रख दो पूरा, तो क्या हो जाएगा, E एट सरफेस इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अंदर के पॉइंट पे निकालना है, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहाँ पे निकालना है। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो यहाँ एक रेडियस का स्फीयर ड्रॉ कर दीजिए, ये स्फीयर। अब इस स्फीयर में, इस वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा, उस चार्ज को आप सेंटर पे रख दो और सिर्फ उसी चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। क्योंकि बाहरी चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। यानी बाहरी चार्ज के कारण इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्लियर हो रहा है? तो केवल इतने चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। यहाँ पे इसको पूरे को उठाकर सेंटर पे रख दो और उसके द्वारा निकाल दो। आता है क्या फॉर्मूला आता है, E इक्वल्स टू आता है के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। ये आ जाता है के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। E प्रोपोर्शनल टू आर होता है इनर पॉइंट के लिए। फिर देखिए बच्चों, आउटर पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था V इक्वल्स टू के क्यू बाई स्मॉल आर। एट द सरफेस आया था V इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल आर। और V एट इनर पॉइंट आया था, अगर आपको याद होगा ये, तो कितना आया था, के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 1.5 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 0.5 स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बना था।
ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, अच्छा इसी में आपको ध्यान होगा कि अगर सरफेस का पोटेंशियल का बात किया जाए तो V एट सरफेस, आपने अभी क्या लिखा, V एट सरफेस क्या, KQ/R। अगर मैं सेंटर का पोटेंशियल लिखूं, सेंटर का V एट सेंटर, तो वो आया था 3/2 KQ/R, ये आ रहा था। ठीक है, यानी सेंटर का पोटेंशियल जो होता है सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स होता है। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो इसको मिटाता हूं मैं थोड़ा सा और एक प्रॉब्लम देते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए बच्चों। आई होप कि यू कैन सॉल्व इट इजीली। देखिए क्वेश्चन ये है, इट्स ए स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यानी चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में थ्रू आउट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? सपोज द चार्ज इज कैपिटल Q, ओके, इन द इंटायर वॉल्यूम एंड इट्स रेडियस इज कैपिटल R। क्या किया जा रहा है बच्चों, एक बुलेट बना के रखा गया है, चार्ज का बुलेट है, पॉजिटिव चार्ज का बुलेट, और उस बुलेट को यहाँ से सपोज ऐसे समझो हमने यहाँ गन रखी हुई है, उस बुलेट को शॉर्ट करते हैं इसकी ओर। जब इसकी ओर शॉर्ट करोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिसके कारण बुलेट जो आ रही होगी धीरे धीरे उसकी स्पीड लगातार क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करते करते उस बुलेट का स्पीड इसके ठीक पास में आने पर बचा हुआ है कितना, सपोज करो कि u बचा हुआ है, दिस इज द स्पीड ऑफ दैट बुलेट, और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वैल्यू है स्मॉल q। क्लियर है? एंड इट्स ए लंप ऑफ चार्ज, लंप ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या है, आप कह सकते हो कि इट्स ए काइंड ऑफ जेली टाइप का मटेरियल का बना हुआ है, जेली टाइप का मटेरियल है, ठीक, जिससे ये जो चार्ज प्लस Q है अंदर की तरफ एंट्री कर सकता है, एंटर करके ठीक इसको होल करते हुए धीरे धीरे किधर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझा जाए पहले। फाइंड U minimum so that bullet can cross the charged sphere only electrical force is considered। केवल इलेक्ट्रिकल फोर्स को हम लोग को कंसीडर करना है, ठीक है, कोई भी यहां पर हम लोग फ्रिक्शन वगैरह, ड्रैग फोर्स वगैरह को कंसीडर नहीं करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्या है, कह रहा कि इसके सरफेस पर जब वो हिट करता है तो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि वो इसको क्रॉस कर जाए। बच्चों क्या होगा, इसके अगर मैं यहाँ पर एक सेंटर लेकर के एक स्फीयर ड्रॉ करता हूँ तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी, और इस पॉइंट पर किधर होगी, रेडियली आउटवर्ड राइट में होगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के एंट्री पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को किधर लगाएगा, लेफ्ट में फोर्स लगाएगा। वो फोर्स इस चार्ज को एंट्री करने से क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, उसी अपोज के अगेंस्ट हमको इसको आगे बढ़ाना है, जिससे उसकी लगातार एनर्जी डिक्रीज करेगी, बुलेट की एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो देखिए आपने मान लो यहां पर स्पीड दिया हुआ है u, जब वो एंट्री कर रहा है तो कहां तक ये अपोज होगा, अपोज कहां तक होगा, अपोज सिर्फ यहां से लेकर के सेंटर तक होगा। क्यों सेंटर तक होगा, क्योंकि अगर सेंटर को क्रॉस कर जाएगा बुलेट अगर सेंटर को क्रॉस कर गया तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है तो इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स भी राइट में लगने लगेगा। यानी अब इलेक्ट्रिक फील्ड उसको चलने का सपोर्ट करेगी, उसको स्पीड की जरूरत नहीं है, वह फोर्स ही, इलेक्ट्रिक फोर्स ही उसको आगे की तरफ लेके चला जाएगा। तो सिर्फ हमको बुलेट को पूरा क्रॉस करने के लिए सिर्फ मिनिमम कहां तक पहुंचाना है, मिनिमम सेंटर तक पहुंचाना है।
ठीक है, तो सेंटर तक पहुंचा दिया जाए। तो यानी आपको यहां से लेके यहां तक पहुंचाना है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो आपने यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए केवल काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी इस बुलेट को। ठीक, तो कितना मान लो काइनेटिक एनर्जी दिया, हाफ mu²। दिस इज हाफ mu²। ठीक, तो क्रॉस करने के लिए ये जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू क्या, दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू क्या, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, या वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स। ठीक है ना, बात समझ आ रहा है, फील्ड फोर्स के अगेंस्ट किया जाने वाला वर्क डन। ठीक, तो अगेंस्ट है, इसका मतलब माइनस लगा दो यहां पर। तो दिस इज 1/2 mu² ग्रेटर और इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स को आप वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल। इनिशियल इस पॉइंट पर होगा, फाइनल इस पॉइंट पर होगा। तो 1/2 mu² शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू U फाइनल कितना होगा, Q इंटू V एट सेंटर माइनस Q इंटू V एट सरफेस, ये हो जाएगा। ठीक है, सो 1/2 mu², दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू Q इंटू V सेंटर माइनस V सरफेस। V सेंटर कितना है, 3/2 KQ बाई कैपिटल R² माइनस KQ बाई कैपिटल R²। सॉरी, कैपिटल R होगा ना बच्चों, ये हो गया। सो दिस 1/2 mu² ग्रेटर और इक्वल टू Q इंटू 1/2 KQ बाई कैपिटल R। ये 1/2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो U² ग्रेटर और इक्वल टू कितना बन गया, K कैपिटल Q स्मॉल q बाई M से डिवाइड कर दिया M इंटू R, ये बन गया। ठीक है, अगर U की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक, यानी इस बुलेट की मिनिमम स्पीड इसके सरफेस पर कितनी होनी चाहिए, U शुड बी ग्रेटर देन दिस, इतने से बड़ा या बराबर। ठीक है ना, तो मिनिमम की अगर बात की जाए तो बराबर वाला वैल्यू रख दो, U मिनिमम इक्वल टू U मिनिमम इक्वल्स टू रूट ओवर KQ डिवाइडेड बाई M into R. This should be the minimum speed of the bullet to cross this lump of charge. Clear है? चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बढ़िया से आगे बढ़ते हैं। मैं निकालता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट charged wire using Gauss law। चलो बच्चों, देखो क्या है, ये हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ठीक, इस वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सपोज कर लो, हमने ले लिया, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, और इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ठीक, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत बड़ा है। ठीक है ना, जिसे सपोज करो कि हमने ये कोई पॉइंट लिया P, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट के ठीक सामने वाले पॉइंट को देखिए, गॉस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। सबसे पहले ये पता करते हैं। ठीक, तो इसको डॉटेड लाइन से ले आके मिला दिया यहाँ पर, इसको ओरिजिन मान लो। चूंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इस ओरिजिन के ऊपर जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ नीचे में होगी। ठीक, तो कोई भी इससे x हाइट ऊपर कोई एक टुकड़ा एज्यूम कर लो चार्ज का, और x हाइट नीचे एक टुकड़ा एज्यूम कर लो चार्ज का। ठीक है, सेम हाइट पर। ठीक है, अब इससे क्या होगा, देखिए ये वाला जो चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इधर की तरफ बनेगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ E। क्लियर है, और इस
नीचे वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो कहीं इधर की तरफ बनेगा। क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है और ये दोनों की ये वाले एंगल भी सेम होंगे। ठीक, तो अगर मैं इधर हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सीड कर दूं तो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज ऑल्सो ई। ठीक, तो जब दो वेक्टर होते हैं जिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट जो आता है वो ठीक बीच में आएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ठीक बीच में, ये आएगा ई नेट, दिस इज द ई नेट। क्लियर हो रहा है? यानी इस पूरे वायर के कारण इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन किधर होगा? इस लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो एक चीज क्लियर हो गया। अगर यही बात हम पॉइंट इस P के लिए बोल रहे हैं तो सेम इसके ऊपर कोई भी यहां कर कोई पॉइंट लोगे तो उस पॉइंट के लिए उसको अगर P डैश मानते हो और वहां से इसे ले आके ऐसे मिलाते हो, ये O डैश का काम करेगा। तो इस पॉइंट के ऊपर भी इनफाइनाइट लेंथ है और इस पॉइंट के नीचे भी इनफाइनाइट लेंथ है। तो जैसे P पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड आया है वैसे ही P डैश पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड आएगा। कहने का सेंस क्या है कि इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड होगा। कोई भी पॉइंट लो तो रेडियली आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। क्लियर हो रहा है? यानी इसको हम फाइनली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस वायर के कारण रेडियली आउटवर्ड। क्लियर? अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सपोज करो बच्चों, हमने ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, हमें यहां से कुछ डिस्टेंस पर ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था गॉस थ्योरम को यूज करते हुए। हालांकि हम लोग ये पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, 2 के लैम्डा बाई स्मॉल r आता था ये अगर डिस्टेंस स्मॉल r है तो, ठीक। लेकिन यहां पर गॉस थ्योरम को यूज करके हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि इसको r रेडियस का ही एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करो। ऐसे देखिएगा ध्यान से, हमने r रेडियस का एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया जिसके पास 3 सरफेस है, जिससे ये क्लोज हो रहा है। सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, 2 बेस हो गए और एक कर्व सरफेस हो गया। ये तीनों मिलकर के एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस फॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं इस गॉसियन सरफेस के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखूं तो रेडियली आउटवर्ड होगी। क्लियर सी बात है, एवरी पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड होगा। क्लियर? इधर भी यानी सिलिंड्रिकल सरफेस के परपेंडिकुलरली होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E, ठीक। अब चलिए, अब यहां पर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं क्या चीज, अच्छा इसका लेंथ भी कुछ अज्यूम कर लो। इस सिलेंडर की लेंथ है सपोज L। अब गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। गॉस थ्योरम क्या कह रहा है कि नेट फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, दिस गॉसियन surface, net flux through the Gaussian surface, this is equal to integration of E dot dA। क्लियर हो रहा है? and this will be equal to integration of E dot dA। अब इस E डॉट डी ए को हम, ये पूरा क्लोज सरफेस पर लिया गया ना, इस क्लोज सरफेस को हम 3 अलग अलग सरफेस में, 3 ओपन सरफेस में ब्रेक कर सकते हैं। वन इज द बेस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए ओवर द बेस 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए ओवर द कर्व्ड सरफेस। और नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है? Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे मैंने ब्रेक कर दिया। नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चों। लेफ्ट वाले साइड में देखा जाए,
इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है बताइए, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है। इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। लैम्डा क्या है, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ का चार्ज है। तो कितना लेंथ अंदर में इनक्लोज हो रहा है, यही ना, एल लेंथ ना। तो यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज है, तो एल लेंथ पर कितना होगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यूनिट लेंथ पर लैम्डा है तो एल लेंथ पर लैम्डा इंटू एल। जैसे क्या होता है कि एक पेन का दाम 5 रुपया है, तो 3 पेन का दाम क्या होगा, 5 गुणे 3, 3 से उसमें गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली अगर यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा है तो एल लेंथ का चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू एल। तो क्यू इन की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वल टू बेस 1 पर देखा जाए ई डॉट डी ए, ये है बेस 1 सपोज करो, दिस इज द बेस 1। इसका ये ऐसा है नीचे की तरफ, ऐसा नीचे की तरफ, एरिया वेक्टर किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर डी ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड ई। तो ये एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। तो ये बेस 1 वाला, ये वाला जो ई डॉट डी ए जो आएगा परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसका, 0 मिलेगा। सो दिस इज 0 प्लस बेस 2 का वैसे ही देखा जाए, बेस 2 का अगर देखते हैं तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर मिलेगा डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, रेडियली आउटवर्ड है ई। यहां भी 90 डिग्री बन रहा है, यहां भी 90 डिग्री। तो बेस 2 का भी फ्लक्स वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। एंड प्लस अगर कर्व सरफेस पर देखा जाए तो कर्व सरफेस के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, एवरी पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, एक बात। दूसरी बात, एवरी कर्व सरफेस के एवरी पॉइंट पर ई का मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, हर जगह डिस्टेंस सेम है, सिमेट्रिकल से भी आप समझ सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, फॉर्मूला डायरेक्टली हो जाता है ई डॉट ए बन जाता है, और वो बन जाता है ई ए, क्योंकि ई और ए पैरेलल है। अगर देखा जाए बच्चे, ये पॉइंट पी है आपका, अगर यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हो तो उसका एरिया वेक्टर इधर आएगा ना, डी ए। तो डी ए और ई पैरेलल हो गए, यहाँ पे डी ए और ई पैरेलल हो गए। जब पैरेलल हो गए तो ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए हो जाता है, तो ई इंटू ए। अब ये ए किसका है, कर्व सरफेस का एरिया है, कर्व सरफेस का एरिया है। क्लियर हो रहा है। तो लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू ई इंटू कर्व सरफेस की एरिया कितनी बनेगी, 2 पाई स्मॉलर इंटू एल, 2 पाई स्मॉलर इंटू एल। और ये एल एल क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। दैट इंप्लॉइज ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को आप लोग किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं बच्चों, E इक्वल्स टू, ठीक है, E इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई स्मॉल आर, 2k लैम्डा बाई स्मॉल आर। यहाँ पर आप देख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर हो रहा है। अगर आप ग्राफ खींचे E और R के बीच में तो क्या मिलेगा, अगर यहाँ पर हम E लेते हैं, यहाँ पर R लिया जाए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। समझ में आ रहा ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है। इनवर्स से R बढ़ेगा तो E घटेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए फिर, कोई डाउट, समझ में आ गया। सिंपल तरीका क्या किया हमने, अगर R डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था तो हमने R रेडियस का एक सिलेंड्रिकल सरफेस लिया, जिसको 3 सरफेस से क्लोज किया, 2 बेस और एक कर्व सरफेस से। ठीक, नेट फ्लक्स इक्वल टू फॉर्मूला लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रेशन होता है। अब इस क्लोज इंटीग्रेशन को 3 ओपन इंटीग्रेशन में ब्रेक कर रहे हैं हम, 2 बेस पर और एक कर्व सरफेस पर। और गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हुए फाई का फॉर्मूला क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट यूज़ कर लिया हमने। ठीक, क्यू इन के जगह पर इसके अंदर का टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो चार्ज है उसकी वैल्यू निकाल ली, लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या किया हमने, पहला वाला बेस, जो बेस होगा लोअर वाला बेस होगा, उससे फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी,
अपर वाले बेस से भी फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। जो भी फ्लक्स पास करेगा वो EA फ्लक्स पास करेगा। किससे पास करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस से पास करेगा। ठीक, कर्व सरफेस पर E इंटू ए, हमको E तो फाइंड आउट करना था, उसकी एरिया की वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ से सॉल्व होकर के आ गया 2k λ/r। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू conducting solid long solid cylinder, long solid cylinder। ठीक है, जैसे बच्चों ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मैं ऐसे समझा दे रहा हूं आप लोग को, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है। ठीक, जो भी चार्ज इस सिलेंडर के ऊपर दोगे आप, कंडक्टिंग है, इट्स ए कंडक्टिंग है ना, तो जो भी चार्ज हम लोग कंडक्टर के ऊपर देते हैं आउट बाहर से, तो वो क्या होता है, वो उसके आउटर सरफेस पर रिजाइड करता है, उसके बाहरी सरफेस पर जाकर के रुकता है। तो आप जो भी चार्ज दोगे इसको, वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पर जाएगा? इसके सरफेस पे जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये इसकी एक्सिस हो गई, ये इसका रेडियस हो गया कैपिटल R। ठीक, सपोज करो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के पॉइंट पर निकालना है, यहां पर एट दिस पॉइंट सपोज। ठीक, सेंटर से एक्सिस से कितनी दूरी पर? एक्सिस से स्मॉल r दूरी पर। ठीक है ना, उसके लिए हम लोग यानी पहला नंबर एट एक्सटर्नल पॉइंट, एट एक्सटर्नल पॉइंट मीन्स स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। इस केस में क्या आएगा बच्चों? देखिए हमने आपको क्या तरीका सिखाया, फिर वही बात होगी जैसे हमने पिछले में प्रूफ किया, वैसे यहाँ भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी इधर की तरफ। दिस इज द E। ठीक है ना, रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। गॉसियन सरफेस R रेडियस का सिलिंड्रिकल लेंगे इस केस में। ये हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया जिसके दो बेस हैं, ये दोनों बेसेस हैं, ये भी बेस है और ये कर्व सरफेस है। ठीक, ये हमारा गॉसियन सरफेस बन गया। दिस इज द गॉसियन सरफेस। क्लियर हो रहा है? अब बच्चों अगर मैं इस कर्व सरफेस के ऊपर कोई स्मॉल एलिमेंट लेता हूं ऐसा, तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा dA। और अगर इस बेस के ऊपर कोई स्मॉल एलिमेंट लेता हूं ऐसा, तो इसका एरिया वेक्टर होगा dA ऊपर। और जैसे बाहर का ही पॉइंट ले लो, ऐसा कोई इशू नहीं है, अंदर में न लेकर के। चलिए यहाँ पर अगर लेते हैं आप, तो ये हो गया dA का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड और dA के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। वैसे ही अगर बेस पर लेते हो, यहाँ पर बेस पर ले लिया हमने, यहाँ पर एक एलिमेंट लिया, तो यहाँ हो जाएगा dA डाउनवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी E। इनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। क्लियर हो रहा है? तब इस गॉसियन सरफेस के लिए अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, फ्लक्स नेट इक्वल टू फ्लक्स थ्रू द बेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू द बेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड पार्ट। ठीक है, तो फ्लक्स दिस इज इक्वल टू द Q नेट, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, दिस इज इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू द बेस 1 0 होगा। क्यों 0 होगा भाई?
क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, सही है। प्लस दिस विल बी इक्वल टू 0, ये भी 0 होगा, ये भी आप समझ रहे हैं इजीली कि परपेंडिकुलर है यहाँ पे। लेकिन कर्व वाला जो सरफेस है वहाँ पर E और D पैरेलल है एवरी पॉइंट पर, और E का मैग्नीट्यूड एवरी पॉइंट पर सेम है, सो दैट विल बी E इंटू एरिया ऑफ द कर्व्ड पार्ट, एरिया ऑफ द कर्व्ड पार्ट, ठीक। Q इन की वैल्यू निकाला जाए पहले। इतने सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है। तो पहली बात ये समझिए कि ये चार्ज केस पे है, सरफेस के ऊपर है, और जब चार्ज सरफेस के ऊपर है तो कौन सी चार्ज डेंसिटी ली जाएगी, सिग्मा लिया जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमने मान लिया कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सिग्मा यानी यूनिट एरिया पर सिग्मा चार्ज है। तो अब इतने दूर के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि कितनी एरिया इनक्लोज हो रही है, इसको आप L मान लो। तो इसका ये जो जिसके ऊपर चार्ज है, जिसके ऊपर चार्ज है, ये कौन है, सिलेंडर है, ठीक। इसकी रेडियस है कैपिटल R, तो इसका सरकमफरेंस कितना होगा 2 पाई कैपिटल R, और लेंथ कितना है L है, तो एरिया हो जाएगी 2 पाई कैपिटल R इंटू L। उसमें सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार्ज मिल जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड, तो सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल R इंटू L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू E इंटू एरिया ऑफ द कर्व्ड पार्ट। लेकिन एरिया कौन सा कर्व्ड पार्ट, गॉसियन सरफेस का एरिया है, वो याद रखो। तो ये जिसकी रेडियस कितनी है, कैप स्मॉल r है, तो 2 पाई स्मॉल r इंटू L, जिसमें 2 पाई कैंसिल हो गया, L कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा बच्चों हमको यहाँ पर E की वैल्यू, E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R बाई स्मॉल r, ये आ गया, ठीक है। एट आउटर पॉइंट, समझा रहा ना। अगर मैं दूसरा नंबर ये बात करूं एट सरफेस, तो कैपिटल R बराबर हो जाएगा क्या, स्मॉल r के, यानी स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो गया, स्मॉल r बिकम्स इक्वल्स टू कैपिटल R। इस केस में क्या आएगा, E का वैल्यू, E एट सरफेस, E एट सरफेस इक्वल टू क्या, कैपिटल R स्मॉल r रख दोगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया। देखिए हम लोग पहले भी प्रूफ कर चुके हैं कि अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर का, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, पहले भी हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में आप अगर देखना चाहें तो जा करके ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों ये हो गया। अब अंदर के पॉइंट पर अगर सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर यहाँ पर पता करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करेंगे। वैसे भी सब जानते हैं आप कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। क्यों? क्योंकि कंडक्टर का जो बल्क पार्ट होता है, बल्क के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में मैंने प्रूफ किया था, ठीक है। बट अगर आप यहाँ प्रूफ करना चाहते हैं तो यहाँ भी प्रूफ किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। थर्ड नंबर, एट इनर पॉइंट, एट इनर पॉइंट, ठीक है। तो इनर पॉइंट पर अगर देखते हो यानी स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, तो जो आपका सिलेंडर था, ये आपका सिलेंडर है जिसके ऊपर चार्ज है, रिजाइड कर रहा है चार्ज। ये इसका एक्सिस हो गया। आपको सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए फिर वही काम करेंगे, इसको एक्सिस मानते हुए एक सिलेंडर r रेडियस का एज्यूम कर लो, कोई भी एक सिलेंडर ये ले लो। अब देखो ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, दिस इज द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, क्लियर। अब क्या है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू बनेगी या तो रेडियली आउटवर्ड होगी E या तो रेडियली इनवर्ड होगी E। इसके बारे में हम डिस्कशन पूरी तरीके से कर चुके हैं बाहर पहले के लेक्चर में, ठीक।
सिमेट्रिसिटी के आधार पर, ठीक है। अब चलिए अगर आप अप्लाई करते हैं इसके लिए, देखिए गॉस थ्योरम अप्लाई किया जाए तो जो बेस 1 है और बेस 2 है, हमने लिख दिया फाई इक्वल टू फाई थ्रू बेस 1 प्लस फाई थ्रू बेस 2 प्लस फाई थ्रू बेस 3, सॉरी बेस 3 नहीं, कर्व्ड पार्ट, ठीक। इस कर्व्ड पार्ट का जो एरिया वेक्टर बनेगा वो रेडियली आउटवर्ड डीए बनेगा, इसका डाउनवर्ड बनेगा डीए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी रेडियली होगी, आउटवर्ड या इनवर्ड, ठीक। तो यहां पर जो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, क्या, Q इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू बेस 1 वाला 0 आएगा प्लस बेस 2 का भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगी तो डीए के परपेंडिकुलर होगी, बड़ी सीधी सी बात है, इसलिए वो 0 होंगे दोनों। प्लस कर्व्ड वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट से फ्लक्स का फॉर्मूला सीधे सीधे आएगा E इंटू ए। क्लियर हो रहा है? अब Q इन की वैल्यू कितनी है? ये जो आपने गॉसियन सरफेस बनाया है, ये गॉसियन सरफेस, इसके अंदर कितना चार्ज लाई करेगा? कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि कंडक्टर में सारा चार्ज कहाँ पर होता है? आउटर सरफेस पर होता है, बाहरी सरफेस पे होता है। क्लियर है? तो दिस इज 0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू ए, इम्प्लॉइज दैट ई ए बराबर 0 और E इंटू ए इक्वल टू 0 है, तो एरिया कैन नॉट बी 0, E मस्ट बी 0, E इक्वल्स टू 0 बिकॉज A कैन नॉट बी 0, A 0 नहीं हो सकता, इसलिए E 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने EA क्यों लिखा था, किस आधार पर लिखा था? डायरेक्टली हम, एक्चुअल में ये फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट A, E डॉट ए, डायरेक्टली वहां से नहीं कर सकते थे कि E डॉट ए 0 है तो E 0 ही होगा, क्योंकि E डॉट ए एक और केस है जब 0 हो सकता है, E भी 0 ना हो, A भी 0 ना हो और दोनों परपेंडिकुलर हो, तब भी वो 0 हो सकता था। तो मैंने पहले ये आपको बताया कि इस सरफेस के लिए, कर्व सरफेस के लिए अगर E होगा तो DA के पैरेलल होगा, वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो अब एक बात हम लोगों ने सीख लिया कि सिलेंडर का जो एक्सिस है, लाइक ये सिलेंडर था आपका और ये वेरी लॉन्ग था, हम छोटा बना रहे हैं, ये उसका एक्सिस हो गया। यहां पर अगर हम लोग स्मॉल आर लें तो सेंटर से लेकर सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 रहेगी। सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, यहां तक स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और सरफेस पर अचानक से उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आगे जाओगे तो डिक्रीज करना शुरू करेगी, E प्रोपोर्शनल टू 1/r। इस रूल से क्या था फॉर्मूला बाहर के पॉइंट के लिए? E इक्वल्स टू था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R बाई स्मॉल r, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r था। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा आपको, तो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और इस तरीके का क्वेश्चन फिर सीखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long charged non-conducting solid cylinder। अब यहां पर हमने नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर लिया है। पिछले में क्या था? कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर था, जिसमें क्या हो रहा था? सारा चार्ज कहां पे आ जा रहा था? बाहरी सरफेस पे आ रहा था। लेकिन यहां क्या है? नॉन कंडक्टर है, तो नॉन कंडक्टर है तो चार्ज हम वॉल्यूम में अंदर देंगे तो अंदर रुका रहेगा, वो बाहरी सरफेस पे नहीं आएगा, यानी पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज है तो पूरे वॉल्यूम में फैला होगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं।
सपोज करिए ये ऐसा है, ये नीचे तक गया है और काफ़ी ऊपर तक भी गया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अभी देखिए क्या करते हैं। दिस इज द एक्सिस, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है। इसकी चार्ज डेंसिटी एज्यूम कर लो रो है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सीधा सा वैसा ही है, बाहर का कोई पॉइंट अगर हमें लेना है सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। पहला नंबर एट एक्सटर्नल पॉइंट, एट एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, यानी स्मॉलर ग्रेटर देन कैपिटल आर, बाहर का पॉइंट हम ले रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, इस केस में क्या करते हैं, देखिए सेम तरीका है जैसे हमने पिछले में किया था। ये तो प्रूफ है कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डेफिनेटली रेडियली आउटवर्ड आएगी, दैट विल कम्स रेडियली आउटवर्ड। दूसरा चीज, जब हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो ऐसे केसेस में हम लोग सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं, उतने वो रेडियस आर का, आर रेडियस का गॉसियन सरफेस बना दिया। अब ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है, इसके पास तीन सरफेस हो गया। दिस इज द गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है। इसके पास तीन प्लेन सरफेसेस हैं। एक तो सरफेस ये बनेगा बेस 1, और एक ये बेस 2 हो गया, और एक कर्व वाला सरफेस हो गया ये वाला सरफेस। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बच्चों, इस क्लोज गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकाला जाए। फ्लक्स इक्वल टू नेट फ्लक्स इक्वल टू फ्लक्स थ्रू बेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू बेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। This can be written as Q in divided by epsilon naught equals to flux through base 1 will be 0। क्यों 0 होगा भाई? जो बेस 1, ये पिछले में भी हम लोग कर चुके हैं, बार बार एक ही चीज़ मैं कर रहा हूँ। ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर अगर देखा जाए तो अपवर्ड होगा DA, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जो नीचे वाला बेस है उसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड ऐसे बनेगा DA, और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, ये 90 डिग्री बनेगा। तो जब 90 डिग्री पर होते हैं E और DA, तो उनका फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है E डॉट DA, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू द बेस 2 विल ऑल्सो बी 0, ये भी 0, ये भी 0 प्लस। अभी यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पर कोई भी एक एरिया लेते हो ऐसा, तो एरिया वेक्टर इधर DA बनेगा। अब DA और E पैरेलल है, यानी कर्व सरफेस के किसी भी पॉइंट पर E और DA पैरेलल है, पहली बात। तो E डॉट DA को EDA लिख सकते हो, यानी ये जो टर्म बनेगा ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ EDA, और ये सिलेंडर के एवरी पॉइंट पर E का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इट कैन बी टेकन आउट, E बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ DA बनेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ DA इज द एरिया ऑफ द कर्व पार्ट। तो सीधे सीधे इसको फॉर्मूला में ब्रेक कर सकते हो, EA, दिस कम्स इक्वल्स टू E इंटू A, एंड A इज द एरिया ऑफ द कर्व पार्ट। क्लियर है? दैट इंप्लाइज Q इन की वैल्यू लिखी जाए। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा वो इतने वॉल्यूम में होगा, इतने वॉल्यूम में। अब इस वॉल्यूम का जो चार्ज निकालना है तो कैसे निकलेगा, रो इंटू ये वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम कितना होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर, जैसे इसकी रेडियस है कैपिटल R, पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू ये लेंथ ले लो L इंटू L, तो हो जाएगा रो इंटू पाई R स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू E इंटू एरिया ऑफ द कर्व पार्ट, गॉसियन सरफेस का कर्व पार्ट का एरिया ये वाला कितना बनेगा,
2 pi small r into L. This L will cancel from here. Pi will cancel. क्या आ रहा है? E का वैल्यू, E का वैल्यू आ जाएगा रो बाई एप्सिलॉन नॉट, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर। बाहरी पॉइंट पर ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर पॉइंट। तो आप क्या देख रहे हैं कि E विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। ठीक, यानी बाहरी पॉइंट के लिए E और R के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा दैट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड नंबर, एट सरफेस, एट सरफेस, अगर इसके सरफेस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो यहां से डिस्टेंस बनेगी कैपिटल R। तो इस केस में स्मॉल r बिकम्स इक्वल्स टू द कैपिटल R, हेंस ही एट सरफेस इक्वल टू, E एट सरफेस इक्वल टू कैपिटल R रखोगे यहाँ तो आएगा रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। दिस इज, समझ में आ रहा है? एक बात और बता रहा हूं बच्चों, सुनना। जब भी बाहरी पॉइंट पर क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो आपको इतना सब कुछ सॉल्व करके निकालने की जरूरत नहीं है। आप एक तरीका याद रखिए। क्या करिए? बाहरी पॉइंट पर निकालना हो तो इस सिलेंडर का सारा चार्ज उठा करके इसके एक्सिस पे रख दो, एक्सिस पर, और उसको एक पॉइंट चार्ज कह रहा हूं, लाइन चार्ज की तरह आप बिहेव करिए, वही आंसर आएगा। आप देख लीजिएगा। क्लियर है? चलो, तो ये सब बन गया सारा फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सरफेस पर हो गया, आउटर पॉइंट पर हो गया, अब इनर पॉइंट पर देखना है हम लोग को। एट इनर पॉइंट, थर्ड नंबर, एट इनर पॉइंट। क्लियर है बच्चों? सपोज करो ये आपका सिलेंडर था, इनफाइनेटली लॉन्ग, ये नीचे तक भी गया है और ऊपर तक भी गया है। ये इसकी एक्सिस है, इसका रेडियस है कैपिटल R, पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है। अब बच्चों सपोज करो कि आपको सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर यहां पर फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। इस पॉइंट P पर निकालना है मुझको। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इसे एक्सिस मानते हुए एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लूंगा ऐसा। ये मेरा गॉसियन सरफेस बन गया। अब यहां पर आपको एक बात समझना है। ठीक, इस पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? रेडियली आउट। और मैंने आपको बताया था कि अगर इस पॉइंट पर अगर निकालना है तो इतने ही रेडियस का इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ले लो। बाहर वाले चार्ज के कारण नेट यहां पर 0 हो जाएगा। तो इतने चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो सरफेस का पॉइंट बनेगा, और सरफेस पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी रेडियली आउटवर्ड आएगी E। ठीक, अब सरफेस है 1 2 और कर्व, 3 सरफेस है यहाँ पे। तो अगर ये बेस 2 कहते हो, बेस 2 का एरिया वेक्टर नीचे बनेगा DA, दिस विल बी डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हॉरिजॉन्टल, तो एंगल इनके बीच का 90 डिग्री बनेगा। ये इसका बेस एरिया जो आएगा DA ऊपर आएगा DA, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आ रही है E, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, तो अब इस गॉसियन सरफेस के लिए, दिस इज द गॉसियन सरफेस के लिए हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं।
ठीक है, चलो अप्लाई किया जाए बच्चों। चलिए देखते हैं। तो फ्लक्स नेट इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू द बेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू द बेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड पार्ट। Here this will be equals to the Q in divided by epsilon naught, and that is equal to flux through the base 1 will be equals to 0 because of E is perpendicular to DA। E और DA perpendicular हैं एक दूसरे के, ठीक। प्लस ये वाला भी उसी कारण से 0 होगा, प्लस ये वाला कई बार मैं बता चुका है E इंटू ए होगा। A इज द एरिया ऑफ कर्व्ड पार्ट, क्योंकि अगर इसका DA देखा जाए, यहाँ पर अगर एक एरिया लेते हो छोटा सा, तो उसका जो एरिया वेक्टर DA बनेगा वो E के डायरेक्शन बनेगा। तो E DA विल बी पैरेलल, E डॉट DA बिकम्स EDA, और E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DA बराबर A बनेगा, तो वो EA बना। अब बच्चों Q इन, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, रो इंटू इतनी दूर का वॉल्यूम, और इतनी दूर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल। ये लेंथ को हमने एल माना है, ठीक है। तो देखो दिस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज इक्वल्स टू ई इंटू एरिया ऑफ द कर्व्ड पार्ट का एरिया, ये वाला कर्व गॉसियन सरफेस वाला कर्व, तो 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। अब इसमें क्या क्या होगा, एक एल कैंसिल हो गया, एक स्मॉल आर कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, ई की जो वैल्यू आएगी रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। ये आ गया। आप देख सकते हैं कि ई प्रोपोर्शनल टू क्या बना, आर बना, यानी अंदर के पॉइंट के लिए ई की वैल्यू स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक, और बाहर के लिए ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर होगी। क्लियर है। चलिए अगर देखना है, इसका ग्राफ देखना है कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो आइए ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा बच्चों, यही अगर एक्सिस पर निकाला जाए, ई एट एक्सिस, तो ये वैल्यू आएगी 0। क्यों? क्योंकि r इक्वल टू 0 फॉर द एक्सिस के लिए r की वैल्यू 0 होगी। यानी अगर आपका ये सिलेंडर है ऐसा इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये रेडियस इसकी कैपिटल R है, इस पर मैं E ले रहा हूं और इस पर स्मॉल r ले रहा हूं, तो सेंटर से लेके सरफेस तक अंदर का पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r होगा, यानी स्ट्रेट लाइन बनेगा दोनों के बीच में ग्राफ, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R तक, E प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। उसके बाद ग्राफ ऐसा चलेगा क्या, E प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक, क्योंकि E एट आउटर पॉइंट आया था रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल r, तो स्मॉल r का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। चलिए बच्चों ये हो गया, समझ में आ रहा है सबको। चलिए अगला एक और नया पढ़ लेते हैं टॉपिक। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग लार्ज sheet, or you can say the single surface
देखिए बच्चों, मान लो कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, ये नॉन कंडक्टिंग है, इसके सरफेस पर इस तरीके से चार्ज फैला हुआ है, जिस पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और ये नॉन कंडक्टिंग है। ठीक, तो जो इसकी थिकनेस होगी बहुत पतला होगा, बहुत थिन हमने लिया है, बहुत थिन। आप चाहें तो यहां पे लिख दे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग लार्ज शीट, वेरी थिन लार्ज शीट। ठीक, तो इसके पास एक सिंगल सरफेस होगा, इसके कारण पास के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, हम लोग को यही फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करेंगे देखा जाए। मैं इस क्वेश्चन को, जो ये सीट इस तरीके से आपको दिखाई गई है, मैं इसको सीधा कर देता हूं, तो आपको सामने से केवल ये वाला पार्ट दिखाई देगा, क्रॉस सेक्शन, ये वाला पार्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, तो ये कैसा दिखेगा, आइए। अब सुनो बच्चों, ये सिंगल सरफेस है, इसमें मैंने क्या किया ना कि इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और चार्ज मैंने दिया Q। ठीक है, बहुत ही पतला है, सिंगल सरफेस है, ये सिंगल सरफेस है। ठीक, यहां के किसी पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। उसके लिए मैंने देखिए क्या किया, मैं इसको एक लाइन से मिला दे रहा हूं, ज्वाइन कर दे रहा हूं यहां पर। सपोज जितने भी डिस्टेंस पे होगा उतना ही डिस्टेंस पीछे की तरफ ले रहा हूं। एक बात और भी मैं कंफर्म कर दूं कि अगर इससे x डिस्टेंस ऊपर एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लिया जाए और यहाँ से x डिस्टेंस नीचे लिया जाए, तो नीचे वाले कण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी और ऊपर वाले कण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी और दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, जो कि हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। यानी इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली इधर की ओर होगी, E, सीधा सा बात है। ठीक है, तो अब बच्चों इस लाइन को एक्सिस एज्यूम करते हुए एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करो, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ऐसा, और इसी सिलेंडर को गॉसियन सरफेस मान लो। दिस इज द गॉसियन सरफेस। अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो रेडियली आउटवर्ड इधर की तरफ हो जाएगी, दिस इज E। अब देखिए बच्चों, इस पर गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, तो देखिए फ्लक्स नेट इक्वल टू फ्लक्स थ्रू द बेस 1 प्लस फ्लक्स थ्रू द बेस 2 प्लस फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड पार्ट। दिस इज द Q in divided by epsilon naught and that is equal to flux through the base 1। कितना आएगा देखा जाए। देखो बच्चों, ये वाला बेस है, ये इस बेस के एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है। इस बेस का एरिया एज्यूम कर लो A है, जो कि इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर की ओर होगा, E। तो इस बेस के लिए इस बेस को बेस 1 बोला गया, इसको बेस 2 बोला गया। ठीक है, बेस 2, चलो ठीक है। तो ये जो बेस 1 से फ्लक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, E और A पैरेलल है तो सीधे सीधे EA लिख देंगे, प्लस इस कर्व इस वाले बेस से निकालोगे तो इसका भी एरिया वेक्टर इधर ही आएगा। ठीक है, तो यहां भी E और A पैरेलल है तो बेस 2 का भी EA लिखा जाएगा, एंड प्लस फ्लक्स टू द कर्व्ड पार्ट जो है ऐसा है, इसका कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट लोगे, लाइक ये हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया ये, तो इसका एरिया वेक्टर किधर बनेगा, इसके परपेंडिकुलर बनेगा। इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ये हो गया DA। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी,
इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो रेडियली आउटवर्ड है, ई है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो कर्व वाला पार्ट है, कर्व वाला पार्ट, उसके एवरी पॉइंट पर ई और डी परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, यानी फ्लक्स की वैल्यू जीरो आएगी। तो दिस फ्लक्स विल बी जीरो। क्यों जीरो हो रहा है? बिकॉज ई परपेंडिकुलर टू द डी ए, क्लियर ना, इसलिए ये जीरो हो रहा है। अब क्यू इन निकाला जाए। ये जो गॉसियन सरफेस बन रहा है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज जितना ही दूर में है ना, इतना दूर में, इतना ही तो एरिया कट हो रही है। ये एरिया भी कितनी होगी? ए एरिया होगी, ए एरिया के बेस के बराबर हो जाएगी। तो यूनिट एरिया का चार्ज है सिग्मा, यूनिट एरिया का चार्ज है सिग्मा, तो इतनी एरिया का चार्ज कितना होगा? इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्यू इन की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए, 2 ए कैंसल हो जाएगा, इंप्लॉइज दैट ई इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी? सिग्मा इक्वल टू, आपने कितना चार्ज दिया है? क्यू चार्ज। क्यू चार्ज ए एरिया में फैला हुआ है, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सिग्मा को लिख दिया जाए क्यू बाई ए, तो दिस बिकम्स क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक, ये बन जाएगा। क्लियर हो रहा है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सीट। नॉन कंडक्टिंग सीट है, या फिर कह सकते हो कि ड्यू टू सिंगल सरफेस ऑफ चार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग सिंगल सरफेस ऑफ चार्ज। अब इस फील्ड का एक चीज और भी देख लिया जाए कि फील्ड पैटर्न कैसा बन रहा है, थोड़ा सा इसको बना के देख लिया जाए। लाइक आपकी ये चार्ज सीट थी, ये सिंगल चार्ज सीट थी, ये सिंगल चार्ज सिस्टम। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी हमेशा ऐसी आएगी। आपको देखिए मैं एक बात बता दूं, ये जो फॉर्मूला आया E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सीट से डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, और डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इसके कारण, ठीक है ना। ये देखिए, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसे ही इधर की तरफ देखा जाए तो इस तरीके से बनेगा डायरेक्शन, हर जगह इस तरीके से ही होगा। क्लियर है बच्चों? इस E की वैल्यू हो जाएगी कितनी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर ना? ये मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों पढ़ते हैं, हम लोग को अब बेसिकली पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग लार्ज सीट, ठीक है ना। लार्ज सीट कंडक्टिंग लेना, ये कैसा लिया था हम लोगों ने? नॉन कंडक्टिंग लिया था। इसके बाद अब हम लोग कंडक्टिंग लेंगे। तो बच्चों कंडक्टिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। इस क्लास में इतना काफ़ी है, आप इसको तब तक रिवाइज करिए, एक एक चीज़ को क्लियर कट कॉन्सेप्ट बना लीजिए, तब जा करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले चीज़ को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।